राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की अप्रत्याशित हार हुई। लेकिन यूट्यूब पर आंकड़ों का विश्लेषण करने वाले पुराने सेफोलॉजिस्ट मिजोरम में कांग्रेस को बड़ी ताकत के तौर पर उभरता हुआ बता रहे थे। दावा कर रहे थे कि कांग्रेस के बिना वहां कोई सरकार नहीं बनेगी। मगर कांग्रेस को सिर्फ एक सीट मिली, जबकि पहली बार चुनाव लड़ी मिजोरम पीपल्स मूवमेंट ने 2/3 बहुमत हासिल किया। सोचें, कांग्रेस की आंधी बताई गई तो उसकी सीट 5 से घट करके 1 हो गई। इसी तरीके से कांग्रेस मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव हारी है। कांग्रेस के सारे नेता हैरान और परेशान इस वक्त घूम रहे हैं। उनको समझ ही नहीं आ रहा कि जब सारे लोग कह रहे थे कि कांग्रेस इन राज्यों में जीतेगी तो फिर हार कैसे हो गई। हारने की इस रियलिटी के बीच तमाम आंकड़ेबाज नेता, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स नए आंकड़ों के साथ हल्ला करते हुए नजर आए। कांग्रेस के नेताओं के साथ साथ पुराने सेफोलॉजिस्ट भी आंकड़ों के हवाले कथित सच्चाई बता रहे हैं। इन्होंने नतीजों के बाद एक वीडियो यूट्यूब पर डाला, हैट्रिक का मिथक और आंकड़ों का सच। इस आंकड़ाई हवाबाजी से लोगों को समझा रहे हैं कि मिजोरम को छोड़कर 4 राज्यों में कांग्रेस को भाजपा से ज्यादा वोट मिले हैं। अब निश्चित ही आंकड़ों की सत्यता पर सवाल नहीं है। सही है कि 4 राज्यों में भाजपा को 4 करोड़ 81 लाख वोट मिले हैं, तो कांग्रेस को 4 करोड़ 90 लाख वोट मिले हैं। यानी वोट का जो अंतर है, जो फीसद है, वो कम है। लेकिन असल में ये कांग्रेस नेतृत्व को बरगलाने का प्रयास है, जो हर बार होता है, और इस वजह से कोई बड़ा बदलाव नहीं हो पाता है। अब जरा सोचिए, पिछले विधानसभा चुनाव में यानी 2018 में जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीत कर आई और सरकार बनाई गई, तब भाजपा को कांग्रेस से 0.13% वोट ज्यादा मिले। यानी ज्यादा वोट लेकर भी बीजेपी हारी थी। लेकिन तब बीजेपी के किसी नेता या उसके लिए काम करने वाले आंकड़ेबाजों ने इस आधार पर हार को जीत नहीं बताया। क्या इन आंकड़ेबाजों को पता नहीं है कि वोट प्रतिशत या वोटों की संख्या एक तकनीकी मामला है और जीत हार का गणित उससे अलग भी हो सकता है। ये बिल्कुल उसी तरह की बात है जैसे कोई नदी की औसत गहराई निकालकर नदी पार करने की कोशिश करे। कांग्रेस के नेता और उसके समर्थक आंकड़ेबाज यूट्यूबर्स जो आंकड़े बता रहे हैं, उसमें 60 लाख वोट का अंतर सिर्फ तेलंगाना से है। वहां भाजपा को 32 लाख के करीब वोट मिले, जबकि कांग्रेस को 92 लाख के करीब वोट्स मिले। अब कांग्रेस इस वोट को बाकी 3 राज्यों के साथ जोड़ करके ये साबित करने में जुटी हुई है कि वो हारी नहीं है। मध्य प्रदेश में बीजेपी को 2.11 करोड़ वोट्स मिले हैं, कांग्रेस को 1.75 करोड़ वोट मिले। राजस्थान की अगर बात करें तो यहां बीजेपी को 1.65 करोड़ वोट्स मिले और कांग्रेस को 1.56 करोड़ वोट मिले। जबकि छत्तीसगढ़ में यह आंकड़ा है, बीजेपी को 72.34 लाख वोट और कांग्रेस को 66.02 लाख वोट मिले। अगर तेलंगाना को हटा दें तो हिंदी पट्टी के तीनों राज्यों में भाजपा को कांग्रेस से 50 लाख वोट ज्यादा मिले हैं। तेलंगाना की वोटों की संख्या की वजह से वोट में बीजेपी पर कांग्रेस भारी है। मध्य प्रदेश में बीजेपी को कांग्रेस से 36 लाख वोट अधिक मिले। राजस्थान में भी बीजेपी को कांग्रेस पर 9 लाख वोटों की बढ़त है। वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी के वोटों का जो अंतर है वो 6 लाख मतों का है। सिर्फ तेलंगाना में बीजेपी को 32 लाख तो कांग्रेस को 92 लाख वोट मिले हैं। यहाँ 60 लाख वोटों का अंतर जरूर है। उत्तर भारत में कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में भाजपा का असली मुकाबला करना है, लेकिन कांग्रेस के नेता आंख बंद करके समझ रहे हैं कि सामने खतरा नहीं है। और सचमुच पिछले कई सालों से कांग्रेस इसी अप्रोच के साथ राजनीति कर रही है। उसे हकीकत दिखाई नहीं दे रही, या फिर गैर सरकारी संगठनों वाले झोलाछाप बुद्धिजीवी, वामपंथी विचारक या यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स उसे हकीकत नहीं देखने दे रहे हैं। कांग्रेस को भाजपा से उत्तर भारत में लड़ना है, जहां वो बुरी तरीके से हारी है। 3 राज्यों में भाजपा और कांग्रेस के बीच 2 से लेकर के 8% तक वोट का अंतर है, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा है। मध्य प्रदेश में वोट प्रतिशत की अगर बात करें तो बीजेपी को 48.55% वोट और कांग्रेस को 40.40% वोट मिले। यानी 8% का अंतर, जो बहुत ज्यादा होता है। यहां सिर्फ आप इन आंकड़ों से मत समझिए, वोट परसेंटेज में जो डिफरेंस है वो कम नहीं है। राजस्थान में वोट प्रतिशत की अगर बात करें तो बीजेपी को 41.69% वोट और कांग्रेस को 39.53% वोट मिले, यानी 2% का अंतर। छत्तीसगढ़ में वोट प्रतिशत पर नजर डालें तो बीजेपी को 46.27% वोट और कांग्रेस को 42.23% वोट मिले, यानी तकरीबन 4% का अंतर। तेलंगाना में बीजेपी को 13.90% वोट और कांग्रेस को 39.40% वोट मिले, यानी 26% का यहां पर अंतर है। कांग्रेस के आंकड़ेबाज या फिर आलाकमान के आसपास चक्कर काटने वाले परजीवी किस्म के जो नेता हैं, वो 4 राज्यों का औसत निकालकर बता रहे हैं कि कांग्रेस को कितना वोट मिल गया। नेता पोस्टल बैलेट में कांग्रेस को ज्यादा वोट मिलने की बात करके इशारा कर रहे हैं
कि ईवीएम में ही गड़बड़ी है, लेकिन हकीकत तो ये है कि पोस्टल बैलेट में सरकारी कर्मचारियों के वोट हैं जिन्होंने पुरानी पेंशन योजना की कांग्रेस की घोषणा से प्रभावित होकर वोट दिया। इसके बावजूद अगर ईवीएम पर सवाल उठाना है तो वो अलग राजनीति है, लेकिन अभी इसका समय बिल्कुल भी नहीं है। तो जाहिर है कि कांग्रेस के राजनीतिक सलाहकारों और आंकड़ेबाजों की वजह से कांग्रेस लगातार हारती जा रही है, वो लगातार डूब रही है। दरअसल कांग्रेस के लिए राजनीति अब उसके नेता नहीं कर रहे बल्कि मैनेजर्स कर रहे हैं। उसके लिए नीतियां पार्टी के जमीनी नेता नहीं बल्कि गैर सरकारी संगठनों के राजनीतिक लोग बना रहे हैं। कभी सैम पित्रोदा नीति बनाते हैं तो कभी के राजू के हवाले नीति बनाने का काम होता है, तो कभी पुराने सेफोलॉजिस्ट नीति बनाने आ जाते हैं। जेएनयू ब्रिगेड अलग राहुल गांधी को ज्ञान देती रहती है, जिसमें कभी सीताराम येचुरी बॉस बनकर के राजनीति समझाते हैं तो कभी कन्हैया कुमार की क्रांतिकारिता चलती रहती है। कभी सनातन का विरोध है तो कभी जाति गणना और जितनी आबादी उतना हक का नारा है तो कभी मोहब्बत की दुकान है। पहले चौकीदार चोर का नारा था और अब इस तरह की सलाह देने वाले अच्छी अंग्रेजी में या फिर भारी भरकम वैचारिक शब्दावली में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देकर के योजना बनाते हैं और छुट्टी देते हैं। किड्स पर पूरी पार्टी को अमल करना होता है, जबकि वास्तविकता इनके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से कई ज्यादा अलग होती है। ठीक बात है कि भाजपा से कांग्रेस को विचारधारा की लड़ाई लड़नी है, लेकिन ये लड़ाई क्या सोशल मीडिया स्पेस में लड़ी जाएगी, भाषणों व्याख्यानों से लड़ी जाएगी या जमीन पर लड़ी जाएगी? कांग्रेस के नेता इस भ्रम में रहते हैं कि सोशल मीडिया में नैरेटिव सेट कर दिया गया है, लोग उसे पसंद कर रहे हैं और इसलिए अब चुनाव जीत जाएंगे। अब हैरानी की बात इसमें यह है कि वैचारिक लड़ाई भी कांग्रेस के लिए यूट्यूबर्स लड़ रहे हैं। अपने एजेंडे के तहत चैनल वाले गांधी सावरकर की बहस कराते हैं, नेहरू पर हमला करते हैं और यूट्यूब में सब्सक्राइबर्स बढ़वाने में लग जाते हैं। यूट्यूब में सब्सक्राइबर बढ़वाने में लगे ये जो कथित इतिहासकार हैं, वहां कांग्रेस का पक्ष रखते हैं। बाद में कांग्रेस के नेता उनके वीडियो वायरल करने की जिम्मेदारी निभाते हैं। राजनीतिक लड़ाई हो, चुनावी लड़ाई हो या फिर विचारधारा की लड़ाई हो, कांग्रेस उसे जमीन पर नहीं लड़ रही है, ये हवा में लड़ी जा रही है। सोशल मीडिया में पोस्ट और यूट्यूब वीडियो के लाइक और व्यूज गिनकर अपनी लड़ाई जीती जा रही है। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर व्यूज और लाइक से कांग्रेस ये बता रही है कि राहुल गांधी अब नरेंद्र मोदी से ज्यादा लोकप्रिय हो गए हैं। सोशल मीडिया से नैरेटिव बनाने का मुगालता कांग्रेस ने पाल रखा है। इन्फ्लुएंसर्स बता रहे हैं कि सोशल मीडिया में अब राहुल की पोस्ट को नरेंद्र मोदी से ज्यादा लोग देख रहे हैं। उन्होंने पिछले दिनों कहा कि संसद के पिछले सत्र में विश्वास मत पर हुई बहस में राहुल के भाषण को नरेंद्र मोदी के जवाब के मुकाबले ज्यादा लोगों ने देखा। कांग्रेस उस पर ऐसे उछलने लगी जैसे राहुल ने मोदी को हरा दिया। इसी तरीके से विश्व कप क्रिकेट का फाइनल मैच हारने के बाद मोदी के लिए सोशल मीडिया में पनौती ट्रेंड हुआ, तो राहुल गांधी ने अपने भाषण में मोदी को पनौती बता दिया। क्या सोशल मीडिया का ट्रेंड देख करके भाषण का कंटेंट तय होगा? हर महीने एक आंकड़ा आता है जिसमें ये बताया जाता है कि डिजिटल कंटेंट में 30 सबसे लोकप्रिय लोगों में से 25 से ज्यादा ऐसे हैं जो नरेंद्र मोदी और भाजपा के विरोधी हैं। इसमें यह भी बताया जाता है कि भाजपा और मोदी समर्थकों में सिर्फ 2-4 ही लोग लोकप्रिय हैं। ये मूर्खता भरे आभासी दुनिया के आंकड़े हैं जिनका वास्तविकता से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस के नेताओं को ये समझ में ही नहीं आता कि यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है कैसे काम करता है और वहां किस तरह से चैनल के सब्सक्राइबर और जो फॉलोअर्स हैं वो बनाए जाते हैं। यूट्यूबर्स या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो भी कह लीजिए, एक वैचारिक लाइन पकड़ते हैं और उस पर बढ़ चढ़ करके दावे करते हैं, जिससे उनके फॉलोअर्स की संख्या बढ़ जाती है। जैसे जिन लोगों ने मोदी विरोध की लाइन पकड़ी है, ये बहुत लोकप्रिय इसलिए है क्योंकि मोदी विरोधी लोग, जिसमें बड़ा हिस्सा भाजपा विरोधी पार्टियों के समर्थकों और मुसलमान समुदाय के लोगों का है, उनके वीडियो देखते हैं और उसे पसंद करते हैं। सारे यूट्यूबर्स उनको खुश रखने के लिए बढ़ चढ़कर मोदी विरोध करते हैं। हर चुनाव में भाजपा को हराते और कांग्रेस को जिताते हुए दिखाते हैं। वो अपनी चुनी इस लाइन से नहीं हट सकते क्योंकि जैसे ही वो इसका प्रयोग करेंगे, उनको लोग अनसब्सक्राइब करने लगेंगे। वो अपने सब्सक्राइबर के बंधक हो जाते हैं। तभी हर बार गलत साबित होने के बावजूद किसी न किसी आंकड़े से उसको और अपने आप को जस्टिफाई करते हैं। अब इस तरीके से यूट्यूबर्स गुजरात में भी कांग्रेस को जिता रहे थे और इस बार 5 राज्यों के चुनाव में भी कांग्रेस की जीत का दावा कर रहे थे। राजनीतिक सलाहकारों ने 5 राज्यों में कांग्रेस की जीत का गणित समझाया, जिससे कांग्रेस में ऐसी हवा भरी गई कि कई राज्यों में नतीजों से पहले ही नेताओं ने होर्डिंग और पोस्टर्स बनवाने शुरू कर दिए। एक वरिष्ठ पत्रकार ने नतीजों से सिर्फ 2 दिन पहले एक वीडियो यूट्यूब पर डाला, जिसमें उन्होंने दावा किया कि आएगा तो मोदी ही कहने वालों तक का भ्रम टूटने लग गया है।
नतीजों से एक दिन पहले वीडियो बनाया गया, इंतजार कीजिए, कल का जनादेश बदल देगा देश के हालात। अब इन दोनों वीडियो को YouTube पर तकरीबन 10-10 लाख व्यूज मिल चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस तीनों राज्यों में बुरी तरीके से हार गई, क्योंकि उनका काम व्यूज बटोरना है। लेकिन कांग्रेस नेता इस भ्रम में थे कि सचमुच चुनाव जीत रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सोशल मीडिया के सहारे ही चुनावी लड़ाई लड़ने से कांग्रेस का नुकसान हुआ है, लेकिन उसके अलावा कांग्रेस के पास मजबूत संगठन नहीं है, वैचारिक एक रूपता नहीं है, राजनीतिक अभियानों में निरंतरता की कमी है, आपसी तालमेल कमजोर है और जमीनी स्तर पर लड़ने की मशीनरी नहीं है। ऐसे में क्या 2024 में नरेंद्र मोदी के सामने खड़ी हो पाएगी कांग्रेस? इसमें अधिकांश लोगों को संदेह पूरी तरीके से है। तो देखिए आंकड़े से कैसे यहाँ पर जो पूरा गणित है, पूरा एल्गोरिदम है YouTube का, वो बदला जाता है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है अभी अभी मैंने आपको बताया है।